तो अब मैं बात करूं, बॉडी को कंट्रोल करने वाला तो ब्रेन होता है, आपको मालूम ही है। गलत। दिमाग में आया कि जब इसमें सेल डिवीजन होता नहीं तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है। और यही रीजन है कि आपको धीरे धीरे कंफ्यूजन होना शुरू होता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि बाइक पे आपको कोई और पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ये रूल है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। बट नर्वस सिस्टम में भी आपको चक्कर कैसे आता है, हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस लेक्चर के बाद कंप्लीट मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे बहुत बेसिक, नर्वस सिस्टम समझने से पहले सिस्टम क्या होता है एग्जैक्टली वो समझो। तो अगर अब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन से आपको सिंपल सा एक चीज समझ में आएगा। डेफिनेशन सेज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन व्हेन वर्क्स टुगेदर इट इज कॉल्ड एज सिस्टम। इसको कैसे समझा सकता हूं मैं, जैसे समझो आप लोगों ने घर पे कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर का पीसी देखा होगा, राइट। उसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये सब मिलके पूरा टास्क परफॉर्म करते हैं। आप समझो इसमें से कोई एक चीज गायब हो गई तो उस काम को करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से इसी उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपके बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स है जिसके बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्पेसिफिक बताऊं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लोगों को लगेगा कि सिर्फ स्टमक इन्वॉल्व होता है। नहीं, स्टमक के साथ साथ देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इसोफेगस, ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और अपने समय पे चीजें कंप्लीट करते हैं जिसकी वजह से काम कंप्लीट होता है। सो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। ये समझ में आया। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आपको मालूम है नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो हैं आपके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं और वही सिग्नल्स पहुंचाते हैं ब्रेन तक। तो अब मैं बात करूं, बॉडी को कंट्रोल करने वाला तो ब्रेन होता है, आपको मालूम ही है। गलत। सिर्फ ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। इसमें बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से अगर मैं कुछ नाम लूं तो उसमें से पक्का यस एक होता है आपका ब्रेन। ब्रेन के साथ और होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ और होते हैं नर्व्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ ब्रेन नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं सीएनएस, ठीक है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। और एक होता है पीएनएस। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीएनएस के बारे में जानते हैं, विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आपके दो पार्ट्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैजुअली लिख के दिखा दूं सिंपल सा आपको, इसमें दो पार्ट्स आते हैं। कौन से वो दो पार्ट्स? दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये दोनों हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या एग्जैक्टली? जो आपके बॉडी के मेन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, राइट। उसमें सबसे पहले आता है आपका, अब देखो दो चीज आती है हमको, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें से सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में समझते हैं। ब्रेन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का, ये तो आपको भी मालूम है, राइट। तो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे सेफ रखना भी जरूरी है। तो हमारा ब्रेन जो है एक क्रेनियम नाम के बोन स्ट्रक्चर में होता है। ओके, अब मैं बात करूं तो ये एक बोन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका पूरा का पूरा ब्रेन होता है। इस बोन स्ट्रक्चर, इस बोन को हम बोलते हैं क्रेनियम। इट इज मेड अप ऑफ, अगर मैं बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ बोन्स। तो क्रेनियम बोन जो है, क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 बोन से बनते हैं एंड दे आर जॉइंड टुगेदर विद द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट विच इज कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट माना जाता है और उसी से ये जो क्रैनियल बोन्स हैं ये जुड़े हुए होते हैं। इस क्रैनियल बोन के अंदर आपको क्रैनियल कैविटी पाई, इसको बोलते हैं, बाहर वाले जो बोन होते हैं उसको बोलते हैं क्रैनियम, अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं क्रैनियल कैविटी। अब इस दोनों के बीच में, जैसे अगर मैं देखूं, ये आपका क्रैनियम, ये आपका बाल है, बाल के अंदर आपको मिलेगा क्रेनियम।
क्रेनियम के अंदर आपको मिलेगा क्रेनियल कैविटी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक लेयर मिलता है, ठीक है। उस लेयर को हम बोलते हैं मेनिंजेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़े में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस का काम क्या होता है? मेनिंजेस इज अ लेयर विच इज प्रेजेंट। ये आपका स्कल है, ये आपका ब्रेन है, इसके बीच में, स्कल और ब्रेन के बीच में ये जो व्हाइट वाला लेयर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। ओके, अब ये मेनिंजेस का काम क्या होता है? ब्रेन और क्रेनियम के बीच में फ्रिक्शन को कम करना। ये सबसे वन ऑफ द मेन काम है। अगर आपको चोट लगती है तो वो चोट डायरेक्ट ब्रेन तक ना पहुंचे, इसको संभालने वाला भी क्रेन आपका जो होता है वो मेनिंजेस होता है। और अगर गलती से आपका मेनिंजेस डैमेज हो गया, सो इट कैन कॉज अ इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, ठीक है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? उस डिसीज को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, ये किस में पाया जाता है? 6 साल या उससे छोटे बच्चों में पाया जाता है। पाया तो सारे एज ग्रुप में जाता है, लेकिन अगर ज्यादातर का अगर हम देखेंगे तो छोटे बच्चों में, यानी कि 6 उससे कम उम्र या फिर 60 साल उससे ज्यादा उम्र, ये पाया सब एज ग्रुप में जाता है, लेकिन ज्यादा करके इस एज ग्रुप में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस जो होता है, इसकी वजह से बुखार आ सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बुखार आएगा, उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये मेनिंजाइटिस के हैं। अब हम बात करेंगे नर्व सेल्स के बारे में। नर्व सेल्स पे जाने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल विद द साइज ऑफ 1 मीटर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। ओके, उसके बाद दूसरी चीज, इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं चोट लग गई आपको, कुछ समय बाद धीरे धीरे वो घाव भरने लगता है, राइट। कैसे भर रहा है वो घाव? कि वहां पे जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं, सेल डिवीजन होता है, और फिर वहां का घाव आपका भर जाता है। इसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। नर्व सेल्स में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नर्व सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम वो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होता। अब मेरा एक सवाल है तुमको, कि जब सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो मतलब क्या है? इस पे अगर ब्रेन पे कोई चोट लगी तो वो भरने वाली नहीं है, ऑन द स्पॉट आपका डेथ हो जाएगा। यही रीजन है कि बाइक पे आपको कोई और पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ये रूल है। क्यों? क्योंकि गलती से अगर आप बाइक से गिर गए और सर पे चोट लगी, और गलती से वो चोट गहरी निकली और ब्रेन तक पहुंच गई, तो आपका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा अगर आपके पास हेलमेट नहीं रहेगा तो। यही रीजन है कि कोई और पार्ट पे आप जरूर न पहनो, उसका कोई रूल नहीं है, लेकिन हेलमेट पहनने का रूल है। ओके, अब मैं एक बात बताता हूँ। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि जब इसमें सेल डिवीजन होता नहीं, तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तुमको एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, कैंसर का मतलब क्या होता है? जब सेल जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाई होकर रिप्रोड्यूस करे, सेल डिवीजन जब जरूरत से ज्यादा होता है, तब हम बोलते हैं कि वो कैंसर का रूप ले रहा है, राइट। लेकिन अभी तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि नर्व सेल में सेंट्रोस होता ही नहीं है, मतलब क्या? सेल डिवीजन होगा ही नहीं। सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर कैसे होगा? तो आपका पूरा ब्रेन जो है वो नर्व सेल से नहीं बना है। 50% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, और अदर 50% इट इज मेड अप ऑफ ग्लायल सेल। और ग्लायल सेल के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो सेल डिवीजन कर सकता है। अच्छा, पहले की बुक्स में लिखा हुआ है कि 90% नर्व सेल से बना हुआ और 10% ग्लायल सेल। इट इज रॉन्ग। 50% इट इज नर्व सेल एंड 50% इट इज ग्लायल सेल। समझ में आया? तो ये सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकता है ग्लायल सेल, और इसी की वजह से आपको ब्रेन कैंसर हो सकता है। वापस हम न्यूरॉन्स के ऊपर आते हैं। हमारे पूरे ब्रेन में 86 बिलियन नर्व्स हैं। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे? नहीं, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। हर दो नर्व के बीच में एक छोटा सा गैप पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। अब ये सिनेप्टिक गैप क्या होता है? ये गैप जो होता है दो नर्व्स के बीच में होता है, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये गैप होने की वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी चीज को टच किया, तो मेरे हाथों पे जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करेंगे और इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएंगे। और अगर ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? तो ये जो गैप है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, इसको इस गैप के बीच में से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, विच इज कॉल्ड एज Na, दैट इज सोडियम।
अब ये सोडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। अब कभी कभी क्या होता है, देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप बाहर धूप में बहुत देर काम करते हो, पसीना हो रहा है, आपको डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, धीरे धीरे आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। इसका रीजन क्या है? जब आप धूप में काम करते हो, पसीना निकलता है तो पानी निकल जाता है। एक तो पहली बात, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, सबसे पहला रीजन। डिहाइड्रेट होना मतलब पानी से बॉडी से पानी निकलना। तो बॉडी से पानी निकल रहा है, दैट इज वन रीजन। सेकंड इज, बॉडी से सोडियम जो है वो भी तो निकल रहा है पसीने के साथ साथ। तो जब सोडियम कम हो रहा है तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में मदद नहीं मिल पा रही है सोडियम की, जो कि कम हो गई है। और यही रीजन है कि आपको धीरे धीरे कंफ्यूजन होना शुरू होता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ज्यादा देर धूप में काम करने के बाद आप क्या करते हो? ग्लूकोस बराबर नमक, पानी और उसके साथ थोड़ा शक्कर मिक्स करके पीते हो। तो जब शक्कर मिक्स करते हो तो ग्लूकोस मिलता है, पानी से बॉडी डिहाइड्रेट जो हुई है वो हाइड्रेट हो जाती है। और ये जो नमक है, नमक क्या है? NaCl, उसमें सोडियम होता है, तो ये सोडियम भी ब्रेन को मिलता है और थोड़े समय बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करते हो। मजा आया आज के वीडियो में? द सेकेंड पार्ट विल बी मोर इंफॉर्मेटिव। इसके बाद वाला पार्ट जो होगा इसका कंटिन्यूएशन होगा। टिल देन, गुड बाय।